हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आपको पता है कि इस समय हमारी सीरीज चल रही है एमसीक्यूज की, जिसमें हम जीएस के सारे सेक्शंस को कवर कर रहे हैं और हम हर सेक्शन के हर चैप्टर को कवर कर रहे हैं। मतलब हम चैप्टर वाइज सारे ही सेक्शन को कवर कर रहे हैं ताकि आपके लिए क्वेश्चंस की कमी ना हो, प्रैक्टिस की कमी ना हो, राइट। जिसमें हिस्ट्री और पॉलिटी ये खुद मैं लेकर आ रहा हूं, और इसमें आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्वराज पार्टी एंड आफ्टर दैट। ओके, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी और उसके बाद क्या क्या इवेंट हुई वो सारा। ये गांधीयन फेज चल रहा है, बेसिकली ये है गांधीयन फेज, और ये गांधीयन फेज का पार्ट 5 हम पढ़ रहे हैं, राइट। तो ये टॉपिक है और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इससे क्वेश्चंस, इनफैक्ट ये पूरा गांधीयन फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप इसका कोई भी वीडियो स्किप मत करिए, बने रहिए हमारे साथ। और चलिए शुरू करते हैं। Who among the following had opposed the burning of foreign clothes during the नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो गांधी जी का प्रोग्राम था, जिसमें वो विदेशी कपड़ों को जला रहे थे, राइट, उसका किसने विरोध किया था उस समय? हु अपोज दिस? हु अपोज? ओवरऑल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का उन्होंने विरोध नहीं किया था, बस इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट का विरोध किया था, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को अपोज किया था, द बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लोथ्स। मतलब इसे इरेशनल बोला था। क्या बोला था? ये एक बर्बादी है एक तरह की, जो चीज आदमी के काम आ सकती है उसे जला देना, इट इज व्हाट? वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। ये किसने बोला था? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, शौकत अली, सी आर दास। इनफैक्ट इट वॉज सेड बाई रविन्द्रनाथ टैगोर, राइट। इन्होंने विरोध किया था विदेशी कपड़ों को जलाए जाने का। मतलब कपड़ों को जलाए जाने का विरोध रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, राइट। ओवरऑल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इन्होंने अपोज नहीं किया था, बट उसका जो ये वाला एस्पेक्ट है, विदेशी कपड़ों को जलाया जाना, जो कि उसका सबसे सक्सेसफुल और जिसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ, राइट, इसको अपोज किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, राइट। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ओके, मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा सही मैच है? मतलब यहां पे ईयर्स लिखे हुए हैं और उनके सामने इवेंट्स लिखे हुए हैं, राइट। तो कौन सी घटना किस ईयर में हुई देखते हैं। 1940 लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इट इज नॉट करेक्ट। 1940 में लाहौर में एक सेशन तो हुआ था, राइट। देखो किस तरीके से इसने ऑप्शन सेट किया है, ताकि आप अगर थोड़ा सा मेंटली अलर्ट होकर इसे ना पढ़े तो आप गलती कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको याद आएगा कि हाँ, 1914 में लाहौर सेशन पढ़ा तो है, कुछ तो हुआ था, बट वो कौन सा लाहौर सेशन था? वो लाहौर सेशन ऑफ आईएनसी नहीं है, लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, वो क्या है? लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग, राइट। एंड दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हिस्टोरिक। व्हाई? क्योंकि इसी सेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान रिजोल्यूशन पास किया था। मतलब उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव डिक्लेयर किया था कि हमें एक सेपरेट स्टेट पाकिस्तान चाहिए, राइट। तो पहली बार ऑफिशियली मुस्लिम लीग ने ये लाहौर सेशन में ही बोला था, राइट। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ना होता है, बट वो मुस्लिम लीग का सेशन था, आईएनसी का नहीं। सो ये तो गलत है, राइट। दिस इज नॉट करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? 1931 एग्जीक्यूशन ऑफ राजगुरु, 19 यस, ये सही है। 23 मार्च 1931 क्या हुआ था इस दिन? एग्जीक्यूशन ऑफ राजगुरु, भगत सिंह एंड सुखदेव। इन तीनों महान शहीदों को इस दिन फांसी दी गई थी, 23 मार्च 1931, राइट। सो यहां पे केवल राजगुरु का नाम मेंशन है, बट स्टिल ये सही तो है, ठीक है। तो ये सही है, हमें एक ही बताना है तो हमें अपना आंसर मिल गया। बाकी भी देख लेते हैं। 1921 वैसे तो गलत है, बट स्टिल
1921 कमेंसमेंट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो हमें सही आंसर मिल गया, तो बाकी दोनों तो गलत ही होगा। ये क्या बोल रहा है, 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था, ये गलत है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब शुरू हुआ था, 1920, ओके। और 1920 रोलेट सत्याग्रह, ये रोलेट सत्याग्रह जो है ये भी 1920 नहीं है, इनफैक्ट ये है 1919। रोलेट एक्ट पास हुआ था मार्च 1919 में, और ऑलमोस्ट मतलब मार्च 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पास हुआ था, और अप्रैल से मतलब महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल से सत्याग्रह डिक्लेयर किया था अगेंस्ट दी रोलेट एक्ट, राइट। तो ये 1919 है, 1920 नहीं है। तो इन सारे इवेंट्स की भी मैंने डेट लिख दी है, ठीक है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इसे भी अपने जो आपकी नोटबुक है आप उसमें नोट कर सकते हैं, राइट। और यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 1931 एग्जीक्यूशन ऑफ राजगुरु, ये सही है, ओके। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। महात्मा गांधी पोस्टपोन्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1922, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है ये। बिल्कुल सही बात है, 1922 में महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पोस्टपोन कर दिया था, बिल्कुल सही बात है। आर क्या कह रहा है, द पोस्टपोनमेंट वाज अपोज्ड बाय C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू, बिल्कुल सही बात है। यह भी सही है, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी ने पोस्टपोन कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था, या फिर उसे वापस ले लिया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ऑलमोस्ट इसको एंड डिक्लेयर कर दिया था आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ चौरी चौरा। तो इसका विरोध C.R. दास और मोतीलाल बहुत से नेताओं ने किया था, नेहरू ने भी किया था, सुभाष चंद्र बोस ने भी किया था, राइट। सुभाष चंद्र बोस ने इसे नेशनल कैलेमिटी कहा था। मोतीलाल नेहरू ने क्या बोला था, मोतीलाल नेहरू ने बोला था कि अगर कश्मीर का कोई गांव गलती कर दे तो क्या इसकी सजा कन्याकुमारी के गांव को दी जाएगी, राइट। तो इस पे कमेंट करते हुए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो महात्मा गांधी ने जो इसे सस्पेंड कर दिया था, इस पे कमेंट करते हुए मोतीलाल नेहरू ने ये कहा था, राइट। और C.R. दास ने भी इसका विरोध किया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। कोड क्या है, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। नो, सही तो दोनों है, बट R इज नॉट एक्सप्लेनिंग दी A। ये क्या कह रहा है, महात्मा गांधी पोस्टपोन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1922, और ये तो उसके आगे की इंफॉर्मेशन है कि द पोस्टपोनमेंट वाज अपोज्ड बाय C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू। आर सही तब होता जब उसमें यह बताता कि महात्मा गांधी ने क्यों सस्पेंड कर दिया था या पोस्टपोन कर दिया था एनसीएम को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, राइट। तब फिर ए को एक्सप्लेन करता आर, बट यहां एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये एक अलग इंफॉर्मेशन है, ये एक अलग इंफॉर्मेशन है, राइट। बी ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यस, ये राइट आंसर हो जाएगा। आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए भी सही है, आर भी सही है, बट आर इज नॉट एक्सप्लेनिंग दी, आर इज गिविंग सम अदर इंफॉर्मेशन, ये एक अलग इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हाँ महात्मा गांधी ने एनसीएम को सस्पेंड कर दिया था, और इस सस्पेंड और इसका जो है वो अपोज किया था C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने, राइट। सो इट इज एन अनदर इंफॉर्मेशन बट नॉट एक्सप्लेनिंग दी। एक्सप्लेनेशन क्या होता, जब ये बताता कि क्यों सस्पेंड कर दिया, राइट। तो दोनों में इस तरह का कनेक्शन नहीं बन रहा है, तो यहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ओके। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following resigned from the presidency of the Congress for making Swaraj Party? C.R. Das, Motilal Nehru, Vallabh Bhai Patel, Firoz Shah Mehta. Here right answer is C.R. Das. जब महात्मा गांधी ने एनसीएम को पोस्टपोन कर दिया, राइट, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उन्होंने वापस ले लिया, तो बहुत से नेताओं ने इसका विरोध किया, बट कुछ लोगों ने, जैसे C.R. दास और मोतीलाल नेहरू, C.R. दास ने अपने वो उस समय प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, उन्होंने रिजाइन कर दिया और अपनी एक अलग पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी, राइट। ही मेड
न्यू पार्टी स्वराज पार्टी, बोथ सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, राइट। सी आर दास उसके प्रेसिडेंट बने, मोतीलाल नेहरू उसके जनरल सेक्रेटरी बने, राइट। इनके साथ कुछ और भी लीडर थे जिन्होंने कांग्रेस छोड़ा और स्वराज पार्टी को ज्वाइन किया। दे आर द फाउंडिंग मेंबर लाइक एनसी केलकर, विठल भाई पटेल, राइट। तो ये सारे लोग थे, ओके। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आर दास, ओके। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द फेल्योर ऑफ, अभी हमने इसे डिस्कस किया कई बार, ठीक है। स्वराज पार्टी कब बनी थी? 1923, राइट। किसके फेल्योर के बाद बनी थी? आफ्टर द फेल्योर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, राइट। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 की बात है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1931 की बात हो रही है, एंड दिस स्वदेशी मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 की बात है, एंड स्वदेशी मूवमेंट 1907 की बात है। स्वराज पार्टी कब बनी? 1923, आफ्टर द फेल्योर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, राइट। तो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड बाई बाल गंगाधर तिलक, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट, अभी मैंने आपको बताया। बाल गंगाधर तिलक एंड महात्मा गांधी, बिपिन चंद्रपाल एंड लाला लाजपत राय, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल एंड राजेंद्र प्रसाद। हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, राइट। सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू वर द मेन लीडर्स who took the initiative to form the स्वराज पार्टी, राइट। ये मेन लीडर्स थे, और भी लोग थे इसमें, जैसे मैंने आपको बताया एनसी केलकर, विठल भाई पटेल, राइट। तो ये हैं। एक और कोई साउथ इंडियन नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है, मे बी अगर आगे उनका नाम क्वेश्चन में आए तो, ठीक है। तो 4-5 बड़े लीडर्स थे जिन्होंने कांग्रेस छोड़ा और स्वराज पार्टी ज्वाइन की, राइट। मतलब दे आर फाउंडिंग मेंबर, बट मेन लीडर्स वर मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास। सी आर दास इस पार्टी के प्रेसिडेंट बने एंड मोतीलाल नेहरू became the general secretary, right? So here right answer will be option C, okay. Moving to the next question. Who among the following were associated with the formation of स्वराज पार्टी? इनमें से स्वराज पार्टी के फॉर्मेशन से कौन जुड़ा हुआ है? अगेन द सेम क्वेश्चन, आपको ऑप्शन देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, नो। जवाहरलाल नेहरू, नो। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन था? सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 2 and 4। इनफैक्ट जब महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लिया, एनसीएम को सस्पेंड किया, राइट, तो कांग्रेस के कुछ लीडर्स ने यह बोला कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गोइंग टू कंडक्ट द इलेक्शन इन द कंट्री, राइट। उस एक्ट के तहत देश में चुनाव होने थे। उस एक्ट को कांग्रेस पहले ही उसका विरोध कर चुकी थी, मतलब रिजेक्ट कर चुकी थी कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस एक्ट, राइट। सम लीडर्स इन द कांग्रेस were in the favor of participating in the election that was going to happen on the basis of Government of India Act 1919, right? कि मतलब जब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है तो फिर हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, चुनाव लड़ लेते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएंगे और गवर्नमेंट का अंदर से विरोध करेंगे, सड़क से नहीं तो सदन से विरोध करेंगे। मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा है तो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर से गवर्नमेंट को अपोज करेंगे, राइट। ये उनका एम था, ऑब्जेक्टिव था, राइट। बट कांग्रेस ने इसके लिए, कांग्रेस ने ये बोला कि भाई जब ऑलरेडी हम इसको रिजेक्ट कर चुके हैं तो फिर कैसे हम उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हम ऑलरेडी इस एक्ट को ही रिजेक्ट कर चुके हैं और इलेक्शन का भी बायकॉट करना है। तो जिन लोगों ने इलेक्शन ना लड़ने की बात कही वो नो चेंजर कहलाए, और जिन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की बात कही वो प्रो चेंजर कहलाए, राइट। एंड
जो उपरो चेंजर ग्रुप था उन्होंने ही फिर बाद में स्वराज पार्टी बनाई, राइट। भाई सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, जो मेन प्लेयर थे एनसी केलकर, राइट, विट्ठल भाई पटेल, इन लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी बनाई, राइट। तो ये दो नाम तो मेन नाम है, आपको याद ही रखना है, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। ओके, मूविंग टू दी, मतलब मैंने पूरी ही इंफॉर्मेशन आपको बता दी। दो, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप क्वेश्चंस को, क्योंकि थंबनेल में आपको टॉपिक तो दिख ही जाता है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप उस टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लें, ठीक है, और उसके बाद तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, मतलब इस सेशन को अटेंड करें, ताकि इसका पूरा फायदा आपको मिले, राइट। तो आप साथ के साथ आप खुद को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। ओके, वैसे तो मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूं, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के बहाने मैं टॉपिक को भी एक्सप्लेन कर देता हूं, बट स्टिल इट इज मोर बेनिफिशियल फॉर यू टू फर्स्ट प्रिपेयर दैट टॉपिक, रीड दैट टॉपिक एंड देन अटेंड दिस सेशन, राइट। उसके बाद आप देखिए तो आपको इसका पूरा फायदा मिलेगा, राइट। नाउ next question on your screen is this one. Motilal Nehru was the leader of Swaraj Party. Okay, who of the following was not in the party? Okay, मोतीलाल नेहरू तो थे, इसने बता दिया, कौन नहीं था ये हमें बताना है। कौन नहीं था? श्रीनिवास अय्यर बिल्कुल थे। अभी मैंने आपसे बोला कि एक साउथ इंडियन लीडर थे जो उतने प्रोमिनेंट नहीं है उनका नाम, लेकिन वो मुझे याद नहीं आ रहा है, वो इनका ही नाम मुझे नहीं याद आ रहा था, श्रीनिवास अय्यर, राइट। श्रीनिवास अय्यर बिल्कुल थे। चित्तरंजन दास ये भी थे। विट्ठल भाई पटेल ये भी थे। इनके नाम तो मैंने कई बार आपको लिया कि इन लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी बनाई थी। सी राजगोपालाचारी ये नहीं थे, ठीक है। ही वॉज एन स्टाउंच गांधीयन, ये हमेशा गांधी जी के साथ रहे, और ये नहीं थे स्वराज पार्टी में। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन डी। हमें यही बताना है ना कि कौन नहीं था, हु वाज नॉट इन द पार्टी। श्री राजगोपालाचारी ये नहीं थे, ओके। बाकी ये तीनों लोग थे, ओके। 4 ही 5 लीडर हैं जिनका घुमा फिरा के पूछता है स्वराज पार्टी से एसोसिएटेड। मेनली तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, इन्हीं का नाम आता है, बट जो 2-3 और हैं वो भी आप, जैसे श्रीनिवास अय्यर, एनसी केलकर, विट्ठल भाई पटेल, इतना आपको याद है, इट्स इनफ, राइट। इनके बारे में ही पूछेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। अच्छा, क्रोनोलॉजी हमें बतानी है। यहाँ पे 4 इवेंट दिए हुए हैं, हमें बताना है कि क्या पहले हुआ था, क्या उसके बाद हुआ था, क्या उसके बाद, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी में लिख देता हूं मैं। लखनऊ पैक्ट ये हुआ था 1916। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट, एक पूरा सेशन मैंने इसके ऊपर किया था, लखनऊ पैक्ट, ठीक है। आप इसी चैनल पे आप देखेंगे तो आपको वो भी मिल जाएगा, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं अगर आपने ना देखा हो तो। फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी ये हुआ था 1923 में। जलियांवाला बाग मैसेकर 1919। डेथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक 1920। अब आसानी से आपके सामने मैंने लिख ही दिया, ठीक है, तो अब तो आप इसे कर ही लेंगे। लखनऊ पैक्ट 1916, तो सबसे पहले ये हुआ, तो मतलब 2 तो हटा, अच्छा 3 में है, मतलब बी हटा देना है। फिर इसके बाद हुआ जलियांवाला बाग मैसेकर, राइट, ऑप्शन 3rd। तो 1-3, मतलब डी भी गया, लेकिन 2 में 1-3 है। देन डेथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक 1-3-4। A is the right answer. Okay, 1, 3, 4 and 2. A is the right answer. जैसे मैंने लिखा है उस हिसाब से ऑप्शन बन रहा है, ओके। तो मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। Who of the following is known as देश बंधु? किसे हम देश बंधु कहते हैं? देश बंधु का मतलब क्या हुआ? देश बंधु, बंधु का मतलब होता है भाई, राइट। देश मीन्स कंट्री, नेशन। तो बेसिकली फ्रेंड ऑफ नेशन और ब्रदर ऑफ नेशन, राइट। फ्रेंड ऑफ नेशन किसे कहा जाता है? चंद्रशेखर, चित्तरंजन दास, एओ ह्यूम, एनी बेसेंट, ये बोला जाता है चित्तरंजन दास को, सी आर दास। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है, राइट। ही वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट लीडर
आ, ये एक बहुत बड़े लॉयर थे अपने टाइम के, ठीक है। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में इन्होंने अरविंदो घोष को साफ साफ बचा लिया था, ठीक है। उसमें 19 लोगों को उम्र कैद हुई थी, बट अरविंदो को इन्होंने बचा लिया था, सीआर दास ने। ही ब्रिलियंटली फाइट दैट केस। ये फॉरेन से, मतलब इंग्लैंड से लॉ की डिग्री लेके आए और उसके बाद से इन्होंने यहाँ पे प्रैक्टिस शुरू की। सून रोज टू द लीडिंग लॉयर ऑफ द कंट्री। कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, ठीक है। स्वराज पार्टी बनाई और 1925 में इनकी डेथ हुई। ऑलमोस्ट जो कुछ इंपॉर्टेंट है इनके बारे में मैंने आपको बताया। और ये सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं, राइट। और इन्हें क्या टाइटल दी गई? देश बंधु, देश बंधु चित्तरंजन दास। ओके, तो ये आपको याद रखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When Congress leaders condemned the Montague-Chelmsford report, many moderates left the party to form the. Okay, yes, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट बेसिकली ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, इसी को बोला जाता है मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या रिपोर्ट, या फिर शॉर्ट में इसे ये भी कह देते हैं मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट, राइट। मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म और रिपोर्ट, तो चाहे इनमें से कोई भी नाम आ जाए, मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑल आर सेम, एक ही बात हो रही है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात हो रही है, राइट। ये आपको याद रखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास हुआ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया पूरी कांग्रेस ने इसे रिजेक्ट किया। मतलब वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस। क्यों? क्योंकि कांग्रेस क्या डिमांड कर रही थी? डोमिनियन स्टेटस और स्वराज, जो कि इसमें नहीं दिया गया था, राइट। इलेक्शन वगैरह की बात की गई थी, बट इलेक्शन वाज जस्ट अ शैम, राइट। उसमें कोई भी रियल पावर नहीं मिल रहे थे। प्रोविंसेस में डायरार्की स्टेब्लिश कर दी गई, मतलब जो गवर्नमेंट बनेगी तो डायरार्की सिस्टम पे काम होगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट जो भी पोर्टफोलियोज थे वो गवर्नर जनरल ने अपने पास रखे थे, और जो अनइंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज थे वो जो गवर्नमेंट बनेगी वो सारे पावर उसके पास होंगे, राइट। सो बेसिकली इट वाज अ शैम, ठीक है। और ये कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट किया। जैसे ये पास हुआ कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट किया, राइट। बट कुछ लीडर्स उन्होंने सपोर्ट भी किया था, राइट। कुछ कांग्रेस के पुराने लीडर्स थे जिन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने किस ग्राउंड पर सपोर्ट किया? कि भाई कुछ ना होने से कुछ तो अच्छा है, कुछ तो हो रहा है, तो धीरे 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 ग्रेजुअल रिफॉर्म्स आते चले जाएंगे। अगर हम हर स्टेप को गवर्नमेंट के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, अगर हम हर स्टेप को अपोज ही करेंगे तो फिर रिफॉर्म्स आएंगे कैसे, राइट। और उन लोगों ने मिलके क्या लिखा है? लेफ्ट द पार्टी टू फॉर्म। उन लोगों ने मिलकर कौन सी पार्टी बनाई थी? स्वराज पार्टी, इंडियन फेडरेशन पार्टी, इंडिपेंडेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया। आपको याद रखना है इंडियन लिबरेशन फेडरेशन। और ये किसने बनाया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, राइट। ये फैक्ट आपको जल्दी बुक में देखने को नहीं मिलेगा, या लिखा भी रहता है तो पढ़ते समय वो बाईपास हो जाता है। लगता है कि मतलब नॉर्मली हमारा ध्यान किन फैक्ट्स पे जाता है? जो अच्छे से हाईलाइटेड हो, जिस पे बड़ी बड़ी हेडिंग लिखी हो, ठीक है, तो हमें लगता है वो इंपॉर्टेंट है। बट द कमीशंस आर वेरी स्मार्ट, आजकल बहुत स्मार्ट हो गए हैं, ठीक है। और पेपर सेटर, और वो ऐसे ऐसे फैक्ट निकाल के लाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट तो है लेकिन बुक में बहुत ज्यादा हाईलाइटेड नहीं है, राइट। तो जहां तक ऐसे क्वेश्चंस मेरी आंखों के सामने आएंगे तो आप, मतलब आई एम एश्योरिंग यू, वो मैं स्किप नहीं करूंगा। तो आप, अगर आपने इसे नहीं पढ़ा है तो आप अपनी नोटबुक निकालिए और इसे आप नोट कर लीजिए। इंडियन लिबरल फेडरेशन, ये 1919 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो कि एक बहुत पुराने लीडर थे कांग्रेस के, जब से कांग्रेस बनी तब से कांग्रेस में थे। मतलब 1985 में इन्होंने कांग्रेस के सेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट जस्ट अगले ही सेशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1986 में। तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट
जब से कांग्रेस बनी तब से एस एन बनर्जी उसमें थे, और 1919 में आके इन्होंने कांग्रेस छोड़ा और ये पार्टी बनाई इंडियन लिबरल फेडरेशन, राइट, क्योंकि इन्होंने मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को सपोर्ट किया था, राइट। तो ये आपको याद रखना है, इंडियन लिबरल फेडरेशन बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी, राइट। सो हियर डी इज द राइट आंसर। Now, next question on your screen is, who was the first Indian speaker in the Central Legislative Assembly? Very important fact, first Indian speaker in the Central Legislative Assembly. Sir Hari Singh Gaur, Vitthal Bhai J. Patel, Vallabh Bhai J. Patel and Purushottam Das Tandon. Here, right answer will be Vitthal Bhai Patel, right. कब ये स्पीकर बने थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के? He became speaker in 1925, right? ये स्वराज पार्टी के फाउंडिंग मेंबर थे। जब स्वराज पार्टी ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, इसी ग्राउंड पे वो कांग्रेस से अलग हुई थी, मतलब सीआर दास और मोतीलाल नेहरू उन लोगों ने एक अलग पार्टी बनाई थी, ठीक है। इशू ही यही था, टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन दैट वाज गोइंग टू हैपन ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। उस इलेक्शन में 104 सीट्स के लिए इलेक्शन हुए, जिसमें स्वराज पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आई और 42 सीट्स उसने जीत लिए, राइट। और मेजॉरिटी मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या मानी जाती है स्वराज पार्टी की? विट्ठल भाई पटेल को, जो कि एक फाउंडिंग मेंबर थे स्वराज पार्टी के, विट्ठल भाई पटेल को मतलब पहली बार कोई इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर चुना गया, राइट। तो वो थे विट्ठल भाई पटेल। ये फैक्ट आपको याद रखना है। कब? 1925 में। अगर ये पूछे कि कब, तो 1925 में, राइट। तो हियर बी विल बी द राइट आंसर। Now, next question on your screen is this one. Who among the following was the president of? Who among the following was the president of the Central Legislative Assembly in August 19? सेम क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। कौन था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का इन अगस्त 1925? इट वाज विट्ठल भाई पटेल, राइट। अभी हमने इसे डिस्कस किया, वही क्वेश्चन है, ओके। विट्ठल भाई पटेल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When did साइमन कमीशन विजिट इंडिया? साइमन कमीशन इंडिया में कब आया था? कब आया था? साइमन कमीशन बना कब था? 1927, राइट। क्या ऑब्जेक्टिव था, किस लिए बना था साइमन कमीशन? हु वाज द हेड ऑफ साइमन कमीशन? सर जॉन साइमन। तो साइमन कमीशन के चेयरमैन कौन थे? जॉन साइमन। और क्यों बना था साइमन कमीशन? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइमन कमीशन? टू रिव्यू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक प्रोविजन ये भी था कि हर 10 साल पे इस एक्ट को रिव्यू किया जाएगा, इसका रिवीजन किया जाएगा, राइट। कि मतलब इंडियंस इस एक्ट से सेटिस्फाई है कि नहीं, और अगर वो कोई चेंज चाहते हैं तो जो भी नया कानून, मतलब हर 10 साल पे इसको रिव्यू किया जाएगा, और अगर कोई चेंज वगैरह वो चाहते हैं तो फिर जो नया एक्ट पास होगा उसमें उनकी राय ली जाएगी, और वो उस जो भी उनका व्यू होगा, जो भी उनकी विशेष होंगी, उसके बेसिस पे नया एक्ट पास होगा, राइट। तो 10 साल इसके पूरे होने वाले थे, इसलिए 1927 में साइमन कमीशन बना। और साइमन कमीशन ये पूछ रहा है कि इंडिया में कब आया, राइट। तो बना 1927 में, लेकिन इंडिया में इसने विजिट किया 1928 में। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले कहां पे आया था, तो बॉम्बे में, राइट। सबसे पहले साइमन कमीशन बॉम्बे में आया था, ओके। सो हियर बी इज द राइट आंसर, ओके। और बाकी सारी इंफॉर्मेशन भी मैंने इसके बारे में आपको दे ही दी। 7 मेंबर कमीशन था, मतलब सर जॉन साइमन प्लस 6 अदर मेंबर्स, और ये सारे के सारे मेंबर अंग्रेज थे, और इसीलिए साइमन कमीशन का इतना ज्यादा विरोध हुआ इंडिया में, राइट।
तो ऑलमोस्ट इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहां पे डिस्कस कर दी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन बिकॉज, अभी मैंने डिस्कस किया कि साइमन कमीशन के आने से लोग नाराज थे. ठीक है, एजिटेटेड मतलब दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द कमीशन, द इंडियंस. वाई, क्या रीजन था उसका? इंडियंस नेवर वांटेड द रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ एक्ट ऑफ 1919. अटरली रॉन्ग. ऐसा तो इंडियंस क्यों चाहेंगे कि इसका रिव्यू ना हो, राइट? वो तो इससे सेटिस्फाइड नहीं थे, तो वो तो उनकी तो डिमांड थी कि भाई नया एक्ट पास हो जिसमें उनकी बातों को रखा जाए, जो वो चाहते हैं वो मिले, राइट? तो ये तो गलत है. सेकंड क्या है? साइमन कमीशन रिकमेंडेड द एबॉलिशन ऑफ डायरार्की इन द प्रोविंसेस. ये सही तो है, बट ये रीजन साइमन कमीशन का रिकमेंडेशन था, अबॉलिशन ऑफ डायरार्की इन द प्रोविंसेस, बट ये रीजन नहीं है कि लोग गुस्सा थे. इससे क्यों गुस्सा होंगे, इससे तो खुश होंगे. ठीक है, तो ये भी यहां राइट आंसर नहीं है. देयर वॉज नो इंडियन मेंबर इन द साइमन कमीशन. सी इज द राइट आंसर. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट. अभी मैंने साइमन कमीशन के बारे में मैं बता रहा था, तो मैंने क्या आपको बताया कि ये 7 मेंबर कमीशन था, सर जॉन साइमन प्लस 6 मोर मेंबर, और इनमें से एक भी इंडियन नहीं था, राइट? इंडियंस का क्या मानना था कि इसमें मेजॉरिटी इंडियंस होने चाहिए थे. भाई इंडियंस कैसा लॉ चाहते हैं वो इंडियंस तय करेंगे, ये केवल अंग्रेज नहीं तय करेंगे, राइट? तो इस बात को लेके इसका विरोध शुरू हुआ, राइट? और एटलीस्ट हाफ होने चाहिए और मोर देन हाफ, और यहां हाफ की बात कौन पूछे, एक भी नहीं था इंडियन, राइट? तो इसलिए साइमन कमीशन का विरोध हुआ. तो ये पॉइंट आपको याद रखना है. और साइमन कमीशन सजेस्टेड पार्टीशन ऑफ द कंट्री की उस समय कोई चर्चा भी नहीं थी, राइट? 1927 में इस तरह की कोई बात नहीं थी. सो हियर सी इज द राइट आंसर. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन, इंडिया में आया कब था? 1928 में, और बना कब था? 1927 में. ठीक है, 1927. तो अभी मैंने इसे एक्सप्लेन किया. सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1927. मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द साइमन कमीशन? अच्छा, साइमन कमीशन के बारे में इनमें से क्या सही है, देखते हैं. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो द स्टेटमेंट. 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें बताना है कि साइमन कमीशन के बारे में इनमें से कौन सा सही है, राइट? और आर ट्रू. ओके, देखते हैं. फर्स्ट क्या है? इट वॉज अपॉइंटेड टू इंक्वायर इनटू द वर्किंग ऑफ द 1919 एक्ट. बिल्कुल सही है. कई बार मैंने डिस्कस किया कि इसका क्या पर्पस था, टू रिव्यू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. तो पहला तो सही है. इट वॉज हेडेड बाय सर जॉन साइमन. बिल्कुल सही है. It recommended the federal form of government and it was opposed by the Indian leaders. ये थर्ड भी सही है, राइट? इट रिकमेंडेड द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यस, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिकमेंडेशन किया था, क्योंकि इसी के रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ था, राइट? जिसमें इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया गया था, राइट? तो तीसरा भी सही है. इट वाज अपोज्ड बाय इंडियन. ये भी सही है. ये चारों ही स्टेटमेंट सही है. इंडियन लीडर्स ने इसको अपोज भी किया था. ये ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. ऑल द अबव हो जाएगा यहाँ पे, राइट? और ये क्वेश्चन वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इस एक क्वेश्चन में साइमन कमीशन के बारे में काफी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई, राइट? वैसे तो जितने क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाता हूं, जिस भी टॉपिक को मैं टच करता हूं, ऑलमोस्ट उसके सारे ही क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा देता हूं. ठीक है, जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. तो अगर आप इसे फॉलो कर रहे हैं तो इसे करते करते भी आपका टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा, राइट? जैसे अब साइमन कमीशन के बारे में ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें देख ली, और ये क्वेश्चन इस सेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिल गई साइमन कमीशन के बारे में, कि क्यों बना था, कौन उसका हेड था, क्या उसका रिकमेंडेशन था. और भी रिकमेंडेशन थे, बट एक रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट ये भी था, एंड इट वाज अपोज्ड बाय द इंडियन लीडर. वी नो दैट. ठीक है, इसका बहुत बड़ा अपोज हुआ था इंडिया में. पूरे इंडिया में एक ही स्लोगन उस समय गूंज रहा था, साइमन गो बैक, राइट? तो ये है जब साइमन कमीशन इंडिया में आया था. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जो साइमन कमीशन का अपोज हो रहा था पूरे इंडिया में, राइट?
उस पूरे विरोध में सबसे अनफॉर्चुनेट इवेंट क्या हुई, उसी के बारे में क्वेश्चन है, राइट। जो सबसे अनफॉर्चुनेट इवेंट थी उसी के बारे में क्वेश्चन है। क्या लिखा है, लाला लाजपत राय वॉज इंजर्ड। कैसे इंजर्ड हो गए थे लाला लाजपत राय, कैसे घायल हुए थे? इन लाठी चार्ज इन प्रोटेस्ट टू साइमन कमीशन, इन लाठी चार्ज इन प्रोटेस्ट टू रॉलेट एक्ट, इन लाठी चार्ज इन प्रोटेस्ट टू क्विट इंडिया मूवमेंट, यहां तक तो जिंदा भी नहीं थे, इन लाठी चार्ज इन प्रोटेस्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन लाठी चार्ज इन प्रोटेस्ट टू साइमन कमीशन, राइट। लाहौर मतलब जो साइमन कमीशन का हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा था, और लाहौर में, पंजाब में इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय। मतलब इस प्रोटेस्ट के सबसे बड़े लीडर, जो सबसे बड़ा फेस है, वो थे लाला लाजपत राय, राइट। और लाहौर में जब ये कमीशन पहुंचा तो वहां पे इसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लाला लाजपत राय कर रहे थे, और पुलिस ने उनके ऊपर लाठी चार्ज किया, जिसमें कि मतलब जिसमें वो घायल हुए, ठीक है। ही गॉट इंजर्ड एंड डाइड ड्यू टू इंजरी, राइट। तो उसी चोट की वजह से कुछ ही दिन बाद उनकी डेथ हो गई, राइट। तो सबसे अनफॉर्चुनेट इवेंट, मतलब साइमन कमीशन का जो प्रोटेस्ट है इंडिया में, उसको इस इवेंट की वजह से याद किया जाता है कि लाला लाजपत राय इसी से मरे थे, राइट। तो ए इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू whom was the title of पंजाब केसरी कॉन्फर्ड। पंजाब केसरी किसे बोला जाता है? पंजाब केसरी। केसरी का मतलब होता है शेर, ठीक है, लॉयन। केसरी इज द मतलब ये शेर का पर्यायवाची है, ठीक है। मतलब हिंदी में पर्यायवाची बोलते हैं, इंग्लिश में सिनोनिम। तो इट इज अ सिनोनिम फॉर लॉयन इन हिंदी, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, पंजाब का शेर, पंजाब केसरी। ये किसे बोला जाता है? भगत सिंह, रंजीत सिंह, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, ये बोलते हैं लाला लाजपत राय को, राइट। पंजाब केसरी ये टाइटल दी गई लाला लाजपत राय को, ओके। नेहरू रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड बाई, किसने नेहरू रिपोर्ट प्रिपेयर की थी? मोतीलाल नेहरू, बीएल नेहरू, आर के नेहरू, जेएल नेहरू, ये चारों नेहरू नेहरू है। यहां पे नेहरू रिपोर्ट आपको याद रखना है, नेहरू रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में। इट वॉज द फर्स्ट एफर्ट बाय द इंडियंस टू मेड देयर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। ये पहला प्रयास था भारतीयों का, उन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। इट वॉज चैलेंज बाई लॉर्ड बिरकेनहेड, हु वॉज द देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, कि अगर दम है तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाओ, राइट। एंड द कांग्रेस पार्टी एंड स्पेशली मोतीलाल नेहरू, ही एक्सेप्टेड द चैलेंज। एंड ये जो नेहरू रिपोर्ट है वो एक तरीके से पहला फॉर्मेट है कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट। तो इट वॉज प्रिपेयर्ड बाई मोतीलाल नेहरू, राइट। ये एक कमिटी बनी थी अंडर मोतीलाल नेहरू। ऑफ कोर्स उसमें जवाहरलाल नेहरू एज ए मेंबर शामिल थे, राइट, बट वो कमिटी के हेड थे मोतीलाल नेहरू, तो इनका ही नाम एसोसिएटेड है नेहरू रिपोर्ट से, राइट। तो मोतीलाल नेहरू, ये आपको याद रखना है, ओके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसमें बेसिकली हमने दो टॉपिक डिस्कस किया, कौन कौन सा? साइमन कमीशन एंड दैट अरे मुझे ही भूल गया यार, स्वराज पार्टी, यस, साइमन कमीशन एंड स्वराज पार्टी, राइट। तो ये दो टॉपिक हमने डिस्कस किए, और लगभग इनके सारे ही क्वेश्चन हमने इसमें अटेम्प्ट किए, ठीक है। स्वराज पार्टी और साइमन कमीशन जो भी इंपॉर्टेंट था वो सारे ही क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए थे। तो आई होप इसको करते करते ये टॉपिक भी आपका प्रिपेयर हो गया होगा, राइट। तो इसी तरीके से हम सीक्वेंस में सारे ही टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। सो बी विथ अस, आप इस सीरीज के साथ बने रहिए, ठीक है। इससे आपका पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज हो जाएगा, और आपकी
प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। सो यू विल बी एग्जाम प्रिपेयर्ड, और यही हमारा एम भी है कि आप बिल्कुल एग्जाम रेडी करना आपको, राइट। तो आप बने रहिए इस सीरीज के साथ, और इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में हम नेक्स्ट सेशन लेकर आएंगे, ठीक है। हम डेली ही इस सेशन को अपलोड कर रहे हैं, सो बी विथ अस, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय, टेक केयर।